नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल साइंस हब में। हम बात कर रहे थे कोशिका के बारे में और हमने कोशिका का एक पार्ट 1 बनाया था। आज हम बात करेंगे कोशिका की बाकी ऑर्गेनेलिज के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में, यानी कि केंद्रक के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ जो न्यूक्लियस है वो क्या चीज है। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस जो है एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज। इसका मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस होता है, जो कोशिका का जो केंद्रक होता है, उसके चार तरफ जो है एक मेम्ब्रेन होगा, डबल मेम्ब्रेन होगा। एक तो सिंगल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस का हो गया, ठीक है, और इसके चारों तरफ जो है एक और मेम्ब्रेन होगा। इसलिए जो न्यूक्लियस है, जो केंद्रक है, वो हमारी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज कहलाती है। विच एनक्लोज द कंटेंट ऑफ द सेल, जो कि कंटेंट जो होता है सेल का उसको इनक्लोज करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूक्लियर एनवेलोप परफोरेटेड विद द होल्स कॉल्ड एज द न्यूक्लियर पोर। यानी कि न्यूक्लियर एनवेलोप के चारों तरफ जो है भाई क्या होते हैं? पोर होते हैं। ठीक है, क्या होंगे? पोर, जिसको हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, यानी कि छिद्र होंगे उसके अंदर। न्यूक्लियोप्लाज्म इज फ्लूइड यूजुअली फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ ऑल द यूकैरियोटिक सेल। जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसकी बात हमने पहले भी की थी कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो कहाँ पाया जाता है भाई? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, और जो साइटोप्लाज्म वो कहाँ पाया जाता है? इस सेल के अंदर। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे, और जो ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे भाई? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, beside these nucleolus and chromatin fiber also found which store information for the protein synthesis। इसके अतिरिक्त जो है न्यूक्लियोलस पाया जाता है और क्रोमेटिन फाइबर पाए जाते हैं, जो कि स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन का जो बनना है उसकी इंफॉर्मेशन को, उसकी सूचना को स्टोर करने का ये काम करते हैं। Nucleolus is a membrane-less organism which produce ribosome for the protein synthesis। जो न्यूक्लियस है वो क्या भी? मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलिज होती है, जो कि राइबोसोम बनाती है। ठीक है, राइबोसोम के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस करवाती है, यानी कि ट्रांसलेशन करने का जो काम है हमारा वो न्यूक्लियोलस के अंदर होता है। And it is discovered by the Robert Brown in 1831। तो न्यूक्लियस की खोज किसने की थी भाई? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और कब की थी? 1831 में की थी। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं भाई फंक्शन ऑफ ब्रेन। ब्रेन के फंक्शन क्या क्या है? इट इज आल्सो कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ सेल। इसको कोशिका का मस्तिष्क भी बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? because it hold the information needed to conduct most of the cell function। ठीक है, तो इसके अंदर वो सारी सूचनाएं होती हैं जो किसी भी सेल के फंक्शन को कंडक्ट करने के लिए जरूरी होती हैं। तो इसलिए हम इसको ब्रेन ऑफ सेल भी बोलते हैं। ये रेगुलेट करता है एंड कोऑर्डिनेट करता है वेरियस लाइफ प्रोसेस ऑफ सेल। जैव प्रक्रम, यानी कि जीवन की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, वो सारी की सारी रेगुलेट करता है, उनको कंट्रोल करता है, और उनमें कोऑर्डिनेशन का काम भी ये करता है। तीसरा है फिर इसमें इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन में भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इसके अंदर हमारी सारी इंफॉर्मेशन होती है स्टोर। ठीक है, सूचनाएं जो होती हैं वो सारी की सारी इसमें स्टोर होती हैं। इट कंटेन द जीन, इसमें जीन होंगे हमारे, डीएनए होगा, विच डिटरमाइन दी हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी किसको बोल देंगे? एक जनरेशन से जब सूचना दूसरी सेकंड जनरेशन में जाती है, जैसे कि F1 जनरेशन से हम मान लेते हैं F2, फिर F3, इस प्रकार से सूचनाओं का ट्रांसफर, ठीक है, इंफॉर्मेशन का जो ट्रांसफर होता है वो हमारा क्या कहलाता है भाई? हेरिडिटी कहलाता है। तो जिसमें जीन भी होंगे और डीएनए भी होगा, ये दोनों चीजें
जो है हम आगे अलग से बात करेंगे इसके बारे में। यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर दिखा रखा है किसका, न्यूक्लियस का। यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन हो गए। इसकी बात हमने शुरुआत में ही की थी कि भाई डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज है, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है इसमें, एक इनर मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद इसमें क्या होता है भाई, न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस होगा ये। न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि जो ये लिक्विड जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसी में होते हैं हमारे हेट्रोक्रोमेटिन और यूकेरोक्रोमेटिन। इसी में होते हैं हमारे राइबोसोम, ठीक है, ये राइबोसोम है। और ये साथ में जो है ये क्या चीज है, न्यूक्लियर पोर। ये जो छिद्र से जो दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, न्यूक्लियर पोर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे कोशिका की एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलिज जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का बिजली घर भी कहलाता है ये। तो इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें भी डबल मेम्ब्रेन मिलता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, एक हमारा इनर मेम्ब्रेन होता है। इट इज स्मूथ एंड कंपोज्ड इक्वल अमाउंट ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन, यानी कि किससे मिलके बना होता है भाई आउटर मेम्ब्रेन, जो बाहरी जो परत होती है इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की, वो प्रोटीन से मिलके बनती है और फॉस्फोलिपिड से मिलके बनती है। इट हैज लार्ज नंबर ऑफ स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड एज द पोरिन, इसमें बहुत सारी तरह के जो है अलग विशेष प्रोटीन पाए जाते हैं और जिसको हम क्या बोलते हैं, पोरिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, पोरिन्स। आउटर मेम्ब्रेन इज फ्रीली परमेएबल टू न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल, यानी कि जो बाहरी मेम्ब्रेन होता है हमारा इसका, वो फ्रीली परमेएबल होता है, उसमें से आसानी से चीजें अंदर बाहर जा सकती हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, फ्रीली परमेएबल। आयन एनर्जी मॉलिक्यूल जैसे कि लाइक एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, एडीपी है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, ठीक है। तो इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी आसानी से इसमें से फ्रीली परमेएबल हो सकती हैं, आ जा सकती हैं। तो ये तो थे आउटर मेम्ब्रेन के काम। अब हम बात करेंगे इनर मेम्ब्रेन के बारे में। इट इज मोर कॉम्प्लेक्स इन नेचर एंड फोल्डेड इनटू द नंबर ऑफ फोल्ड कॉल्ड एज द क्रिस्टे, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें, और ये जो इसका डायग्राम है वो इस तरह से होता है, अंदर जो क्रिस्टे होते हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं नेचर में, और फोल्डिंग होती है, ठीक है, फोल्ड बनते हैं इसमें, और उस फोल्ड को हम क्या बोलेंगे भाई, क्रिस्टे बोलेंगे। वेरियस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, केमिकल रिएक्शन है, वो सारी की सारी कहां पर होती है, हमारी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर वाला जो भाग है उसके अंदर हमारी ये सारी की सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इट इज सिलेक्टिवली परमेएबल टू ऑक्सीजन एंड एटीपी, ठीक है। जिस प्रकार से जो हमारा आउटर मेम्ब्रेन था ठीक उसी प्रकार से ये भी स्ट्रिक्टली परमेएबल होता है ऑक्सीजन को के लिए और एटीपी, यानी कि जो एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल है हमारा एटीपी, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसके लिए और ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, इन दोनों चीजों के लिए क्या होता है, ये परमेएबल होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसमें फंक्शन इसके माइटोकॉन्ड्रिया के। तो फंक्शन में हम क्या देखेंगे कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का इज टू प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं भाई, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ऊर्जा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और कैसे ऊर्जा प्रोड्यूस करता है, वो एक प्रोसेस के द्वारा, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये जो काम होता है एनर्जी बनती है, और इसी कारण से हम इसको क्या बोलते हैं भाई, कोशिका का बिजली घर भी बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। इट हेल्प द सेल टू मेंटेन द प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन, ठीक है। सेल को, कोशिका को हेल्प करता है, सहायता करता है इसकी कोशिका की, किसमें कि ताकि प्रॉपर कंसंट्रेशन बनी रहे, किसकी, कैल्शियम आयन की, विद इन द कंपार्टमेंट ऑफ द सेल, ठीक है। उन चीज को मेंटेन करने का भी ये काम करता है। प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एपोप्टोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ, यानी कि जो सेल होती है हमारी एक टाइम के बाद जो इनएक्टिव स्टेज में चली जाती हैं या जिनकी डेथ हो जाती है, तो वो जो है उनकी एपोप्टोसिस होती है, सेल डेथ हो जाती है, वो सेल जो है खत्म हो जाती हैं, उसमें भी इस माइटोकॉन्ड्रिया का जो है विशेष रोल होता है। इट इज नेम्ड बाय सी बेंडा, ठीक है। किसने खोज की थी भाई इसकी, सी बेंडा नाम के साइंटिस्ट ने खोज की थी 1898 के अंदर इसकी खोज की थी,
जो है सी बेंडा ने। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए यहाँ पर बता रखा है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो इंटर मेम्ब्रेन ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन है, सबसे बाहरी जो परत है। अंदर ये जो फोल्डिंग जो दिखाई दे रही है इसमें, इसको हम क्या बोलेंगे भाई? क्रिस्टे। ठीक है, ये क्या चीज है? क्रिस्टे हैं। इसी के ऊपर जो है ये छोटे छोटे डार्क सर्कल से जो दिखाई देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेन्यूल्स। फिर इसी में आते हैं हमारे क्रिस्टे जंक्शन। बीच वाला जो भाग होता है, ये वाला जो भाग है, इसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोल लेंगे। ठीक है, और इसी के ऊपर जो है क्या है भाई? राइबोसोम है। बीच में जो है हमारा वो क्या है? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है। ये जो बीच में आपको खाली जगह जो दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस बोलेंगे। ठीक है, तो ये था फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का और उसका स्ट्रक्चर, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बारे में। तो ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलिज है कोशिका की। जो पहले हमने बात की न्यूक्लियस के बारे में, अभी हमने बात की जो है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। आगे हम बात करते हैं प्लास्टिड की, जो कि प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। दे आर फाउंड इन प्लांट सेल। ठीक है, किसके अंदर मिलते हैं भाई? प्लांट सेल के अंदर मिलते हैं सारी की सारी चीजें। एंड इन यूग्लिनोइड्स, जो यूग्लिना होता है उसके अंदर मिलते हैं। दे बियर द सम स्पेसिफिक पिगमेंट, पिगमेंट बियर करते हैं, दस इम्पार्टिंग द स्पेसिफिक कलर, और कोई ना कोई एक पार्टिकुलर कलर देते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। 3 प्रकार के जो प्लास्टिड हैं मुख्य रूप से हमारे वो पाए जाते हैं। उनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है हमारा वो होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल, और जो कि इम्पार्ट करता है ग्रीन कलर टू दी प्लांट, और ये जो पौधों को क्या देता है भाई? हरा रंग देता है। ठीक है, सबसे जो इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है वो हमारा होता है इसमें फोटोसिंथेसिस के अंदर, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, पौधे अपना भोजन किस प्रकार से तैयार करते हैं? वो इस क्लोरोफिल की वजह से। ठीक है, वो सनलाइट को ट्रैप करते हैं और फिर पौधों के लिए भोजन तैयार करने का वो काम करते हैं। दूसरा इसमें आता है हमारा क्रोमोप्लास्ट, जिसके अंदर हमारे क्या होते हैं भाई? कैरोटीनोइड्स होते हैं, जैसे कि कैरोटीन है। कैरोटीन किसमें मिलता है भाई? कैरेट के अंदर, गाजर के अंदर। ठीक है, एंड जेंथोफिल। ठीक है, दे इम्पार्ट द रेड एंड ऑरेंज कलर टू दी प्लांट, यानी कि वो जो कैरोटीन वो रेड कलर देता है और जो जेंथोफिल है वो हमारा ऑरेंज कलर देता है। इसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। तीसरे नंबर पे हमारा आता है ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूको जैसे वर्ड से ही पता लग रहा है, दे आर कलरलेस, कोई कलर नहीं होता उनका, और दे स्टोर द न्यूट्रिएंट, और वे क्या करते हैं भाई? न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक पदार्थों को स्टोर करने का वो काम करते हैं। ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट हमने याद रखने हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे कि अमाइलोप्लास्ट है जो कि स्टार्च को स्टोर करता है, इलियोप्लास्ट है जो कि फैट को स्टोर करता है, एंड एल्यूरोप्लास्ट है जो कि प्रोटीन को स्टोर करता है। यहाँ से जो है इसमें से काफी जो क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है, तो आप इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखें। अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट, एक स्टार्च को स्टोर करता है, एक फैट को और एक प्रोटीन को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्लास्टिड की टाइप बता रखी नीचे, इलियोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, अमाइलोप्लास्ट, ये सारा आप इसमें देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है प्लांट सेल के अंदर। तो क्लोरोप्लास्ट जो है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इससे पहले हमने क्या पढ़ाया था? न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया जो कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर थे, और क्लोरोप्लास्ट भी हमारा क्या है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। उनका अपना खुद का डीएनए होता है। ठीक है, दे हैव देयर ओन डीएनए, अपना खुद का डीएनए होगा, और वो डीएनए कैसे हो सकता है? सर्कुलर हो सकता है और नेक्ड हो सकता है। राइबोसोम जो इसके अंदर मिलते हैं वो हमारे 70S राइबोसोम मिलते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के राइबोसोम देखेंगे हम आगे, 70S 80S। दे हैव फ्लैटेंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द थाइलाकोइड। क्या होते हैं भाई इसके अंदर? फ्लैटेंड डिस्क लाइक ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको। ठीक है, इसको जो है हम क्या बोलेंगे? क्लोरोथाइलाकोइड। ठीक है, थाइलाकोइड आर अरेंज्ड इनटू स्टैक कॉल्ड एज द ग्रेना, और वो क्या बनाते हैं? ग्रेना बनाते हैं। बहुत सारे थाइलाकोइड मिलके क्या बनाते हैं? ग्रेना बनाते हैं।
नेक्स्ट आता है फिर इसमें भाई स्ट्रोमा, ए सेंट्रल कैविटी होती है दैट कंटेन एप्रोप्राइट एंजाइम्स एंड सूटेबल पीएच। ठीक है, एप्रोप्राइट एंजाइम्स, एंजाइम्स का क्या काम होता है, किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को फास्ट अप करना, स्पीड अप करना। ठीक है, जो भी रिएक्टेंट बनता है प्रोडक्ट में चेंज होता है, तो एंजाइम्स का जो रोल होता है उस बायोकेमिकल रिएक्शन को फास्ट अप करना है। लैमले कनेक्ट करते हैं, सेपरेट करते हैं थाइलाकोइड स्टैक को फॉर मैक्सिमाइजिंग द फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी, यानी कि फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जो थाइलाकोइड हैं वो एक दूसरे के साथ में कनेक्ट रहते हैं एंड सेपरेट रहते हैं एक दूसरे के साथ में। आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्या बताया गया है कि जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो इलोंगेटेड हैं, डिस्क शेप्ड ऑर्गेनेली होती हैं विच कंटेन दी क्लोरोफिल। ठीक है, तो यहाँ पर डायग्राम दिखा रखा है नीचे क्लोरोप्लास्ट का, जिसमें हम देखते हैं आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। उसके बाद इनके बीच में जो है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है, यानी कि बाहरी मेम्ब्रेन के बीच में और अंदर वाले मेम्ब्रेन के बीच में क्या होगा भी, एक स्पेस होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलेंगे। इसी के साथ में जो है फिर इसमें आता है हमारा थाइलाकोइड। ये जो ढेर जो दिखाई दे रहा है इसमें पैरेलल जो एक दूसरे के साथ में सटे हुए हैं, ये थाइलाकोइड है। और इसी को ये जो पूरा जो सेट है इसको हम ग्रेनम बोल देंगे। बीच वाला ये जो भाग है इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा बोलेंगे। ठीक है, इधर जो हमारा स्ट्रोमा लैमला। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें सारे चीजें दिखाई गई हैं एक एक। तो क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट दैट हेल्प देम टू मेक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये बात हमने पहले भी की थी कि जो पौधे हैं अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनाते हैं, तो उसमें क्लोरोफिल का जो है एक अहम रोल होता है, विच यूजेस एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, जो कि सूर्य से ऊर्जा लेता है, टू कन्वर्ट दैम इनटू केमिकल एनर्जी, और उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, केमिकल एनर्जी में उसको बदल देता है सनलाइट को। दूसरा जो इसका पॉइंट है कि भी क्लोरोफिल जो है इंपार्ट करता है ग्रीन कलर टू द प्लांट। ठीक है, ग्रीन कलर देता है, किसको देता है भाई, प्लांट्स को ग्रीन कलर, हरे रंग का जो पत्तियां दिखाई देती हैं वो किसकी वजह से दिखाई देती हैं, वो इस क्लोरोफिल की वजह से दिखाई देती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम ईआर बोलते हैं। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं, ईआर। ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलिज है और इसका मेन काम जो है वो क्या है, इट इज ए नेटवर्क ऑफ इंटरकोनेक्टिंग मेम्ब्रेन डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। इंटरकोनेक्टेड मेम्ब्रेन होते हैं, एक दूसरे के साथ में कनेक्ट रहते हैं बहुत सारे मेम्ब्रेन, और पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में ऐसे एक नेटवर्क सा बना लेते हैं। ल्यूमन इज द इंटरनल कंपार्टमेंट एंड इट्स स्प्रेड पार्ट ऑफ द सेल विद ए डिस्टिंक्ट प्रोटीन एंड आयन कंपोजिशन। ठीक है, ल्यूमन क्या है, इसका एक इंटरनल कंपार्टमेंट है जो कि स्प्रेड करता है, अलग अलग करता है किसको, बाकी पार्ट को, सेल के जो बाकी पार्ट्स हैं उसको। ईआर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर एनवेलोप मेम्ब्रेन, यानी कि जो न्यूक्लियर एनवेलोप होता है, जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन होता है, उसके साथ में भी ये जो है ईआर हमारी कनेक्ट रहती है, कंटिन्यूस रहती है, लगातार उसके साथ में जुड़ी रहती है। डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ राइबोसोम ऑन दी सरफेस देयर आर टू टाइप ऑफ ईआर। दो प्रकार की ईआर होती है मुख्य रूप से, कौन कौन सी भाई, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, खुरदरी जिसको बोलते हैं हिंदी में खुरदरी, अंतर्द्रव्य जालिका, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें क्या होगा भाई, खुरदरी कोई चीज कैसे कब होगी, जिसके ऊपर ऐसे डॉट डॉट से होंगी। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस, तो जो राइबोसोम है वो इसके सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरी हमारे पास आती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, डिवोइड ऑफ राइबोसोम, यानी कि इसमें किसी प्रकार के कोई राइबोसोम नहीं होते इसकी सतह के ऊपर, इसके सरफेस के ऊपर, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं भाई, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके फंक्शन की। तो फंक्शन में जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इट सिंथेसाइज लिपिड्स, स्टीरॉइड्स, मेटाबोलाइज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, किसको बनाती है, लिपिड बनाती है, स्टीरॉइड बनाती है, और मेटाबॉलिज्म करती है, मेटाबोलाइज करती है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को
पचाने का काम करती है एक तरह से, स्टोर करती है कैल्शियम आयन को, एंड ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन साइट, इन सारी चीजों में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना काम करती है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, हैज बाउंड राइबोसोम, दे सिक्रेट द ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रेट करती हैं वो, एंड डिस्ट्रीब्यूट द ट्रांसपोर्ट वेसिकल, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करती है किसको, ट्रांसपोर्ट वेसिकल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मेम्ब्रेन फैक्ट्री ऑफ द सेल, जिस प्रकार से हम सबके नाम देते हैं भी, माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ द सेल है, ठीक है, न्यूक्लियस जो है ब्रेन है, तो इसी प्रकार से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या चीज है भाई, मेम्ब्रेन फैक्ट्री ऑफ द सेल, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूसली मेम्ब्रेन होता है इसमें लगातार, जो कि न्यूक्लियर एनवेलोप से अटैच रहता है, और ज्यादातर जो प्रोटीन्स वगैरह वो बनाने का इसमें काम होता है। आल्सो हेल्प इन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, सबसे मेन रोल जो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन का, ठीक है, एंड प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन जब बन जाता है हमारा, ठीक है, कल हमने बात की थी डीएनए से डीएनए बन गया, क्या बोलते हैं इसको भाई, रेप्लिकेशन बोल लेंगे, ठीक है, डीएनए से फिर आरएनए बन गया, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, तो इसको हम क्या बोल लेंगे, ट्रांसक्रिप्शन बोल लेंगे, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद आगे क्या बनता है हमारा, प्रोटीन बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोल लेंगे, ठीक है। अब प्रोटीन जो है बनने के बाद उसकी जो है फोल्डिंग होती है प्रॉपरली, ठीक है, प्रॉपर ऐसे फोल्डिंग होगी, और वो फोल्ड होके जो है अपना सेल में जहां भी जाएगा, ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन का काम और प्रोटीन फोल्डिंग का काम, ये सारा काम कौन करता है अभी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें भी यहाँ पर दिखाए गए न्यूक्लियर एनवेलोप हैं, न्यूक्लियर पोर जो दिखाए गए यहाँ पर, ठीक है, ये हमारी जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये वाली जो है हमारी ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसमें जो है राइबोसोम जो दिखाए गए हैं इसके सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो ये थे हमारे इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, इसी की तरह एक आगे आती है हमारे पास में गोल्गी apparatus, ठीक है, गोल्गी apparatus के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जो गोल्गी apparatus है वो डिस्कवर्ड किए थे कैमिलो गोल्गी ने, इसने किए थे कभी, कैमिलो गोल्गी ने किए थे 1898 में। इन प्लांट सेल गोल्गी apparatus इज आल्सो कॉल्ड एज द डिक्टोसोम, डिक्टोसोम भी बोल देते हैं प्लांट सेल के अंदर। इट इज आल्सो लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म नेक्स्ट टू द ईआर, कहां पर लोकेटेड होते हैं भैया, नेक्स्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ईआर के साथ में ये जो हैं लोकेटेड होते हैं, एंड नियर टू द सेल न्यूक्लियस, जो कोशिका का जो केंद्रक होता है उसके पास में ये लोकेटेड होते हैं। कंसिस्ट ऑफ 3 मेम्ब्रेन कंपोनेंट दैट कैन बी क्लियरली आइडेंटिफाइड, 3 कंपोनेंट होते हैं इसमें मेम्ब्रेन कंपोनेंट, कौन कौन से होते हैं वो, सबसे पहले होगा इसमें सिस्टर्ने, उसके बाद वेसिकल, और उसके बाद जो है इसमें वैक्यूल, ये 3 प्रकार के जो कंपोनेंट है ये हमारे गोल्गी apparatus के अंदर, गोल्गी बॉडीज के अंदर पाए जाते हैं। गोल्गी बॉडीज आर लाइक ए पोस्ट ऑफिस, ठीक है, एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम करते हैं, क्यों, क्योंकि ये मॉडिफाई कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, एंड पैकेज कर सकते हैं। तीनों के तीनों जो काम है इसके, मॉडिफिकेशन का, कलेक्शन का, इकट्ठा करने का, और पैकेजिंग करने का, वो सारा काम किसका है भाई, गोल्गी बॉडीज का, ठीक है। तो फ्लैट सैक ऑफ सिस्टर्ने आर स्टैक्ड एंड सेमी सर्कुलर इन शेप, जो सिस्टर्ने होते हैं वो स्टैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ में, और सेमी सर्कुलर होते हैं, ठीक है। ये आगे हम इसमें बात करेंगे शेप इसकी जब देखेंगे। यहां पर दिखा रखी है इसकी शेप, तो ये जैसे ये फोल्डिंग सी जो दिखा रखी है, ठीक है, ये क्या है भाई, सिस्टर्ने, ठीक है, यहाँ पर जो है बता रखा है सिस्टर्ने गोल्गी apparatus के अंदर, ये जो हमारा सिस फेस होता है एक साइड में, और इस वाले फेस को साइड को हम बोलते हैं ट्रांस फेस। यहाँ पर होते हैं हमारे सेक्रेटरी वेसिकल, ठीक है, ये जो बीच में जो जगह है इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमन, ठीक है, ये है इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल। तो इसमें जो है कुछ बातें हम याद रख सकते हैं। अब इसके साथ ही हम इसमें देखेंगे इसके जो फंक्शन है गोल्गी apparatus के, वो क्या क्या है। जो प्रिंसिपल फंक्शन है गोल्गी apparatus का इज द सिक्रेशन दैट अकर इन द फॉर्म ऑफ सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स, ठीक है, सबसे जो मेन काम होता है इसका वो क्या होता है भाई, सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स जो होते हैं उसके रूप में ये सिक्रेशन करता है।
It act as a packaging organelles and transport the various material like protein and polysaccharide out of the cell। यानी कि पैकेजिंग का काम करने का सबसे मेन अहम रोल होता है इसका पैकेजिंग में, इसलिए हम इसको पैकेजिंग ऑर्गेनेल्स भी बोल देते हैं। और ये ट्रांसपोर्ट करती है अलग अलग प्रकार का जो मटेरियल बनता है सेल के अंदर। टेक्स पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनाने में हेल्प करती है। सेल वॉल को बनाने में, जो कोशिका भित्ति होती है उसको बनाने में इसका काम होता है। लाइसोसोम जो होते हैं उसमें इसका काम होता है। और जो एक्रोसोम होता है स्पर्म का, यानी कि जो आगे वाला जो भाग होता है स्पर्म का, हेड पोर्शन और एक्रोसोम, उसमें भी इसका रोल होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो थे इसके हमारे फंक्शन ऑफ गोल्गी ऑपरेटर्स थे। आगे हम बात करते हैं लाइसोसोम, जिसको हम सुसाइडल बैग बोलते हैं। ठीक है, आत्मघाती थैली। ठीक है, कोशिका की आत्मघाती थैली। स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम देखेंगे। साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल कंटेन टीनी रेगुलेटेड सेम मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल नोन एज दी लाइसोसोम, जिसको हम लाइसोसोम बोलते हैं भाई। दे कंटेन वेरियस टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अप्रोक्सीमेटली 50 तरह के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं इसमें। क्या पाए जाते हैं भाई? 50 तरह के लगभग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ठीक है, जो सेल के अंदर जो भी चीजें होती हैं, बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी ऐसी चीज, उनको तोड़ने का ये काम करते हैं एंजाइम्स। लाइसोसोम ऑफ इंजर्ड और डेड सेल रैप्चर टुगेदर एंड रिलीज द एंजाइम विच लाइसिस द यूजलेस सेल। जो कोशिका यूजलेस है, जिसका कोई काम नहीं है, उसको तोड़ने का जो है काम वो कौन करता है? ये एंजाइम्स करते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स करते हैं। द हेल्प इन डाइजेशन एंड कैन डाइजेस्ट द एंटायर सेल। वो डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं और पूरी की पूरी सेल को जो है वो डाइजेस्ट कर जाते हैं। सो दे आर कॉल्ड एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं भाई? कोशिका की आत्मघाती थैली। ये एक्रोनिम जो दे रखे हैं यहाँ पर हमने, ये याद जरूर रखने, क्योंकि डायरेक्ट इन्हीं से क्वेश्चन जो है कई बार बन जाता है सीधे रूप से। सो बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन, लाइसोसोम आर ऑफ 3 टाइप्स: प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम एंड द रेजिडुअल बॉडीज। 3 प्रकार के जो है लाइसोसोम मुख्य रूप से पाए जाते हैं। यहाँ पर जो है लाइसोसोम का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। कोशिका के अंदर ये जो छोटा सा भाग है इसको बड़ा करके दिखाया गया है। सबसे जो भारी जो चीज है वो है हमारी मेम्ब्रेन। उसके बाद ये जो येलो कलर में, ब्राउनिश कलर में जो दिखा रखे हैं, ये सारी चीजें क्या है भाई? वेसिकल। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा हुआ है इसके अंदर। क्या है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। और यहाँ पर जो नीचे है जो हमारा, ये क्या चीज है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है ये। ठीक है, और ये जो है हमारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है। तो ये था स्ट्रक्चर लाइसोसोम का। आगे हम बात करते हैं इसी तरह से स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम भी जो है एक काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलिज है, अंगक है कोशिका का। तो राइबोसोम कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए। 2 चीजें होती हैं, प्रोटीन होता है और राइबोसोमल आरएनए होता है। हेंस दे आर कॉल्ड एज द राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं भाई? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन भी बोल देते हैं। फ्री राइबोसोम, दे आर सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म। जो कोशिका द्रव्य जो होता है उसके अंदर ऐसे सस्पेंडेड रहते हैं, फ्री राइबोसोम। बाउंड राइबोसोम कौन से हैं? दे आर अटैच्ड टू द आउटसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की थी, तो उसके साथ में अटैच रहते हैं बाहरी साइड से। ठीक है, इसको हम बोलेंगे बाउंड राइबोसोम। ईच राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट। हर एक राइबोसोम के अंदर 2 सब यूनिट पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक बड़ी सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट, ये होती है हमारी यूकैरियोटिक सेल के अंदर। 80s राइबोसोम होता है और उसके फिर 2 पार्ट होते हैं, 60s और 40s। एस यानी कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। स्मॉलर जो सब यूनिट होती है हमारी प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के अंदर, प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसके अंदर 70s राइबोसोम होते हैं। इसके जो पार्ट होते हैं वो होते हैं हमारे 50s और 30s। ठीक है, तो ये 2 चीजें जो हैं यूकैरियोटिक में पाई जाती है, लार्ज सब यूनिट 80s, और जो छोटी हमारी वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मिलती है। यहाँ पर जो है हम बात करेंगे अभी फंक्शन की। तो राइबोसोम जो है दे आर मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जो ट्रांसलेशन का जो काम है, जो प्रोटीन बनने का जो काम है, प्रोटीन सिंथेसिस का जो काम है कोशिका के अंदर, वो राइबोसोम के ऊपर ही सारा होता है।
राइबोसोम जो है रीड करता है, किसको रीड करता है भाई? मैसेंजर आरएनए को, एमआरएनए को, ठीक है। एमआरएनए की जो सीक्वेंस होती है अमीनो एसिड की, उसको रीड करता है। उसके बाद ट्रांसलेट करता है जेनेटिक कोड इनटू स्पेसिफाइड स्ट्रिंग ऑफ अमीनो एसिड विच ग्रो इनटू लॉन्ग चेन दैट फोल्ड टू फॉर्म दी प्रोटीन, जो कि लास्ट में प्रोटीन बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अमीनो एसिड की चेन दिखा रखी है, जो है अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड हो सकते हैं, ग्लाइसिन, लाइसिन, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर दो सब यूनिट दिखा रखे हैं, लार्ज सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। यहाँ पर हमारा ये है ट्रांसफर आरएनए, जो कि ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करेगा। यहाँ नीचे जो हमारा ये क्या है भाई? कोडोन, ठीक है। कोडोन किसको बोलते हैं? यानी कि अमीनो एसिड की ऐसे ट्रिपलेट जो होते हैं, ठीक है, उसको हम कोडोन बोलेंगे। और एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, तो यहाँ से अमीनो एसिड की सीक्वेंस आएगी और उसके बाद ये जो है प्रोटीन बनता हमारा चला जाएगा। तो ये मेन फंक्शन होता है हमारा किसका? राइबोसोम का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा जो बाकी जो छोटी ऑर्गेनेलिज हैं जिनका काम देखेंगे। सेंट्रोसोम, तो सेंट्रोसोम जो है इट इज द ऑर्गेनेली मेड अप ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर नोन एज द सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल से मिलकर बनती हैं। Each centriole composed of 9 equally spaced peripheral fiber of tubulin protein. Tubulin protein पाया जाता है and fibril is the set of interlinked triplet, ठीक है। Centriole form the spindle fiber during the cell division. ये spindle fiber बनाने का काम करती है। इस प्रकार से जो सेल डिवीजन होता है, हम माइटोसिस और मियोसिस में जब देखते हैं कि भाई जो सेंट्रियोल है वो किस प्रकार से बनते हैं, तो उनको बनाने का काम किसका होता है भाई? सेंट्रोसोम का होता है ये काम, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि दिखाया गया है, और ये इस प्रकार से सेट में मिलते हैं पूरे। आगे हम बात करते हैं वैक्यूल्स की। द टर्म वैक्यूल्स मीन एम्प्टी स्पेस। वैक्यूल का जो मतलब है वो क्या है भाई? खाली जगह। वैक्यूल आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ द स्मॉल मल्टीपल मेम्ब्रेन वेसिकल। जो वैक्यूलों किससे मिलकर बनते हैं? फ्यूजन ऑफ स्मॉल मल्टीपल मेम्ब्रेन वेसिकल से। दे हैव नो बेसिक शेप, ना ही कोई उनका शेप होता है, ना ही कोई उनका साइज होता है। एंड दे वेरी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेल, ठीक है। वेरी करते हैं वो कोशिका की आवश्यकता के अनुसार, वो उनकी जो साइज है वो वेरी कर सकता है, छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। प्लांट एंड फंगल सेल यूजुअली कंसिस्ट ऑफ लार्ज वैक्यूल एंड एनिमल सेल कंटेन दी स्मॉल वैक्यूल। यानी कि जो प्लांट सेल्स हैं और जो हमारी फंगल सेल्स हैं, जो वो उसके अंदर जो वैक्यूल्स हैं उनका साइज क्या होता है? बड़ा मिलता है, लार्ज पाया जाता है। और जो एनिमल सेल हैं उसके अंदर क्या मिलता है भाई? स्मॉल वैक्यूल, ठीक है। टोनोप्लास्ट रेफर्स टू वेरी एक्टिव डायनामिक मेम्ब्रेन दैट सराउंड द प्लांट सेल वैक्यूल। टोनोप्लास्ट जो है वेरी एक्टिव एंड डायनामिक मेम्ब्रेन होता है सेल वैक्यूल के चारों तरफ। इट इज ए मेम्ब्रेन बाउंड कैविटी इनसाइड द सेल। ये मेम्ब्रेन बाउंड कैविटी होती है हमारी। नेक्स्ट हम फंक्शन देख लेते हैं वैक्यूल का। तो वैक्यूल स्टोर करता है मटेरियल लाइक वाटर, फूड, ठीक है, भोजन को स्टोर करने का काम करता है, पानी को स्टोर करने का काम करता है, जो पोषक तत्व होते हैं उनको स्टोर करने का काम करता है, और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं हमारे उनको भी जो है स्टोर करने का ये काम करता है। द वैक्यूल कैन होल्ड द सेल वेस्ट प्रोडक्ट एंड ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉल पीसेस, ठीक है। जितना भी वेस्ट होता है सेल प्रोडक्ट का उसको तोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर जो है हमारे को क्या बताया गया, ये वैक्यूल का डायग्राम, ये जो ब्लू कलर का ऐसे दिखाया गया है बहुत बड़ा सा, इसको हम क्या बोलते हैं? वैक्यूल बोलेंगे। अब बात आती है भाई ऑर्गेनेलिज की, बात हमने की, सबके फंक्शन देखे हैं। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस भी काफी बार पूछा जाता है। तो प्लांट सेल जो है यूजुअली लार्जर होती है, बड़ी होती है एज कंपेयर टू किसके? एनिमल सेल के। और जो एनिमल सेल है वो स्मॉलर होती है एज कंपेयर टू प्लांट सेल के। सेल वॉल प्रेजेंट इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें जो सबसे मुख्य बात है वो होती है सेल वॉल, कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है, इसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर। इसके अंदर जो हमारी एनिमल सेल में जो है जंतु कोशिका के अंदर सेल वॉल अब्सेंट रहती, सेल वॉल नहीं मिलती है। प्लाज्मोडेस्मेटा प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ठीक है, क्या होते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा प्रेजेंट होंगे और एनिमल सेल के अंदर प्लाज्मोडेस्मेटा अब्सेंट रहेंगे। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस का। तो पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से। तो इसमें क्या पाया जाता है भाई? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसमें क्लोरोप्लास्ट की कोई जरूरत नहीं होती, अब्सेंट रहता है।
वैक्यूल जो है लार्ज साइज के पाए जाते हैं एंड परमानेंट होते हैं। वैक्यूल इसमें भी मिलते हैं लेकिन स्मॉल साइज के होते हैं और टेम्परेरी होते हैं, ठीक है, जब उनका काम हो गया वो खत्म हो जाते हैं। टोनोप्लास्ट जो है प्रेजेंट रहता है अराउंड द वैक्यूल, इसमें टोनोप्लास्ट एब्सेंट रहता है। सेंट्रियोल एब्सेंट एक्सेप्ट मोटाइल सेल्स ऑफ द लोअर प्लांट, इसमें जो है सेंट्रियोल प्रेजेंट रहते हैं। न्यूक्लियस प्रेजेंट अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द सेल, न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है, पेरिफेरी, सेल की पेरिफेरी में, और इसमें जो केंद्रक होता है हमारा न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में मिलेगा, यानी कि कोशिका के बीच में मिलेगा बिल्कुल। लाइसोसोम इसमें बहुत ही रेयर कंडीशन में मिलते हैं और इसमें एनिमल सेल के अंदर यानी कि लाइसोसोम हमारे प्रेजेंट रहते हैं हमेशा। स्टोरेज मटेरियल जो है भाई इसमें स्टार्च, ग्रेन स्टार्च के रूप में जो है मटेरियल स्टोर होता है और इसमें जो है ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, ठीक है। तो दोनों में ये टोटल मिला के 10 डिफरेंस हैं प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। तो इसी के साथ साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में आपने कोशिका के बारे में, कोशिका का इंट्रोडक्शन और कोशिका की जितनी भी ऑर्गेनेल्स थी उसके बारे में पढ़ा और उसके फंक्शन। तो आशा करता हूं कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी और फिर भी अगर आपको कोई लगता है भाई कोई चीज़ हमारे से छूट गई है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसके अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में हमारा जो है फीडबैक दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करें। धन्यवाद।